प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ की प्लेसमेंट के तत्वाधान में अपनी 7 वर्षीय जो राष्ट्रीय कार्यशाला है उसके दूसरे दिन आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस कार्यशाला का आयोजन विद्यार्थियों के मतलब एक तरह से जॉब की तरफ उनका ओरिएंटेशन करने के लिए किया गया है। और खासकर हम अपने हरियाणा राज्य से और बाहर के राज्यों से इसके अंतर्गत जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो आएंगे और डिफरेंट फील्ड के ऊपर वो अपने व्याख्यान देंगे, ताकि विद्यार्थी एक तरह से अपनी जॉब के लिए थोड़े से और मतलब बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सके, ताकि उनके कोई समस्या ना आए, एक तरह से उनका जीवन सफल हो। और इसी सिलसिले में आज हमने हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं श्री संदीप भारद्वाज जी, जो रोहतक में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत अच्छा इनका एक तरह से इंस्टीट्यूट चल रहा है। और एसएससी से लेकर आगे सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, यानी जैसे हमारे हरियाणा में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सभी की यानी पटवारी वगैरह सब, क्लर्क, फौज, जो पुलिस वगैरह की सभी की तैयारी ये लोग करवाते हैं। वो एक सदा हुआ तरीका इनका होता है। और आजकल बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी लेते हैं, ताकि उनकी जो तैयारी है उस तैयारी में धार आ सके। एक बात कही जाती है ना कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि खासकर ये वो समय है, आप अधिकतर जैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनकी टेबल के सामने एक पोस्टर होता है, यानी दौड़ लगाओ तो घोड़े की तरह, गधों की तरह, यानी अगर चलना ही है, यानी घोड़ा भी चलता है और गधा भी चलता है, मगर तेज गति से जो चलेगा वो जीत जाएगा। और सटीक दिशा में चलना भी जरूरी है, यानी सटीक तरीके से चलना और उचित एक तरह से व्यवस्था में रहना, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने आज हमारे प्राचार्य महोदय जी ने बहुत तारीफ की थी संदीप भारद्वाज जी की, बहुत ही बेहद घंटों तक बोल सकते हैं। इनके पास इतने ज्यादा एक तरह से इनके पास इतनी ज्यादा जानकारी है और बहुत ओजस्वी तरीके से ये अपनी बात रखते हैं, जिससे हमेशा बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो हमने भी एक तरह से इनसे कोशिश की कि किसी तरह से कांटेक्ट हो, और ये बड़ी सहज तरीके से हमारी बात को मान गए। और मैं इनका आज के हमारे मंच पे तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और बड़ा साधुवाद धन्यवाद देता हूँ महाविद्यालय प्रांगण परिवार की ओर से कि आपने हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। और इन सभी बातों के साथ में अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं श्री संदीप भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य जारी करें और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने का, और एक तरह से किस तरह से वो अपना करियर बना सकते हैं, किन किन तरीकों का ध्यान रखें और किस किस प्रकार की जॉब्स उनके लिए हैं। तो उन सभी बातों के ऊपर मैं श्री संदीप कुमार जी का आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल सर, अमरदीप सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों। मैं संदीप भारद्वाज, फाउंडर एंड ऑनर ऑफ करियर हाइट्स इंस्टीट्यूट, आज आप लोगों के समक्ष आया हुआ हूँ। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है बच्चों, ये पावर हाउस चौक रोहतक पे है, जो 2009 से एक 17,000 से ज्यादा सिलेक्शन देके बच्चों को यहाँ पे चल रहा है, और फिलहाल भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और
आज जो मुझे विषय दिया गया है, जिसके बारे में मैं अपने व्यूज दूं, विचार रखूं, वो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी चाहिए और तैयारी करते समय क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे लेके आगे रिजॉल्व करना चाहिए और अपना करियर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां और क्या क्या रास्ते चुने जाएं कि कम समय में एक अच्छा जो है हम करियर पा सकें। तो बच्चों बेसिकली क्या है, 12th पास करते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें आगे अपना भविष्य किस में बनाना चाहिए। बहुत सारे रास्ते समझ में आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर भी है जिसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये भी लगता है कि बिजनेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर जब बच्चों हम कंपैरिजन करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, ग्रोथ तो उसमें है मगर कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती हैं जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं वो बंद हो चुकी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जेट एयरवेज है, किंगफिशर है। तो जब इन सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है जिसमें हमें लगता है कि हमारा जो है फ्यूचर सिक्योर रहेगा और बढ़िया रहेगा कुल मिला के, तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ख्याल आता है। तो बच्चों जब हम गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में जो है हमें तैयारी काफी करनी होती है और एक बार अच्छे से तैयारी करके जो है हम अपने फ्यूचर को लाइफ टाइम सिक्योर कर सकते हैं। मगर जितना कहा जाता है उतना ही आज के टाइम पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। उन चीजों को देखते हुए जो है अगर हम टाइमली डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए हमें जो है आज से ही हमें जो है अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो ये डिसीजन जितना जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे बच्चा 12th करके आता है, कॉलेजेस में एडमिशन लेता है, तो 12th करने के साथ ही बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जो बच्चे के लिए खुल जाते हैं। उसमें जैसे अभी अमरदीप सर ने कहा, ग्रुप डी के लिए भी है, ग्रुप सी के लिए भी है, ग्रुप बी के लिए भी है और ग्रुप ए के लिए भी है बच्चों। मेरा मानना यह है जब भी टारगेट रखा जाए तो थोड़ा सा टारगेट बड़ा हो और उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाने चाहिए, तभी जाके हमें हमारा मनचाहा गोल हासिल हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों 12th, अब बच्चों ये भी सोचते होंगे 12th के बेस पे ऐसी कौन सी नौकरी है कि जो ग्रुप ए कैटेगरी में भी हो और मतलब उसको हासिल किया जा सकता है। तो जैसे बच्चों एनडीए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग सेंटर है पुणे में, खड़गवासला में। तो एनडीए एक ऐसी नौकरी है बच्चों जिसमें बच्चा जब 16.5 साल का होता है तो उसमें वो बतौर एज ए ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, जो यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है, उसमें वो जा सकता है। और एनडीए में ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें, जिसमें सारा खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में बतौर सब लेफ्टिनेंट वो बच्चा जो है एक अच्छी नौकरी पा सकता है। तो 16.5 साल की अगर उम्र देखी जाए बच्चों, जिसमें आप बतौर क्लास 1 ऑफिसर लग सकते हो, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी जॉब पाने के लिए आपको अपने आप को इसी हिसाब से तैयार करना चाहिए कि जैसे ही बच्चा 11th पास होकर 12th में जाए तो उसको अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि मुझे किस लाइन में जाना है। और ये उम्र ऐसी होती है बच्चों जिसमें बच्चे के दिमाग में बहुत सारी उधेड़बुन चलती है। उसको अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके अगर जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, वो अपना रास्ता तय करने में अपने आप को बड़ा जो है कमजोर महसूस करता है। तो बच्चों तैयारी करने के लिए और करियर सेट करने के लिए जो है
कई चीजें को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे एक तो अगर हम टारगेट सेट करते हैं, तो टारगेट सेट करें तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सपोज मैं डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता हूं तो मेरे लिए एनडीए बेस्ट ऑप्शन है। मगर मेरे को लगता है कि नहीं, डिफेंस जो है मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा इंटरेस्ट जो है वो पुलिस लाइन में है। तो ट्वेल्थ के बेस पे भी आप पुलिस वाली कैटेगरी में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस है, ये जो वैकेंसीज निकलती हैं दिल्ली पुलिस की, ये +2 के बेस पे निकलती हैं बच्चों। और 18 से 25 साल की इसकी उम्र होती है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल तक आप अपने आप को जो है दिल्ली पुलिस के अंदर भी ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन के बेस पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बेस पर अगर हम बात करें बच्चों, इलेक्शन कमीशन सुना भी होगा आप लोगों ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंडक्ट करती है बच्चों। और +2 के बेस पे एक एग्जाम है CHSL, में आपको इसमें जो है एनरोल कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के X और Y ग्रुप के जो एग्जाम्स हैं उसमें एज है 17 से 21 साल। तो बच्चों इस टाइप से काफी सारे एग्जाम्स हैं जो आप ट्वेल्थ क्लियर करते के साथ ही आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ट्वेल्थ के बेस पर तक तो ठीक है, मगर ग्रेजुएशन के बेस पे बच्चों आपके पास रास्ते इतने ज्यादा खुल जाते हैं। अगर ग्रेजुएट आप, अभी जैसे आप लोग कॉलेज में हो बच्चों, कोई फर्स्ट ईयर में बच्चा होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में भी होगा। मगर जब भी अगर आपके मन में ये है कि मुझे एक बढ़िया जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको उसकी नींव आज से ही रखनी पड़ेगी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे को देखना चाहिए। तो बच्चों देखना आपको आज ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर आप प्रॉपर टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके जूनियर्स बाजी मार जाएंगे। तो इसके लिए आपको आज ही क्लियर कट होना चाहिए कि भाई मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, या कुछ बच्चों का अगर मन में ये है कि मेरे को ट्वेल्थ के बाद ही नौकरी चाहिए, तो मैंने अभी बताया भी है जैसे कि कुछ एग्जाम्स हैं उसमें बचा जा सकता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और तैयारी करते समय किन किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है, और उन प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें टारगेट अपना सेट करना चाहिए। टारगेट सेट करते समय काफी सारे सेगमेंट्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बच्चों सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, या हरियाणा में अगर एग्जाम की बात करते हैं तो HTET एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। उसमें आपको 60% अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो आप एलिजिबल हो फर्दर एग्जाम्स के लिए। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो सीटेट HTET आपके लिए मैंडेटरी है बच्चों। ये क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो कि जब भी वैकेंसीज निकलेंगी एक और रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आप क्लियर करके जो है टीचिंग लाइन में जा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमने एनडीए भी ट्राई किया था, मगर एनडीए ट्वेल्थ बेस पर ट्राई किया तो मेरा रिटर्न नहीं हुआ क्लियर, और मुझे इतना समय नहीं मिला, इतने में मैं ओवर एज भी हो गया। तो बच्चों उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर डिफेंस सेक्टर में आपका मन है तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे स्कोप हैं। जैसा कि मैं बात करता हूँ,
में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एफकैट है बच्चों, एक सीपीएफ है। तो कहने का मेरा मतलब है बच्चों, फील्ड बहुत ज्यादा है मगर आपको अपना टारगेट क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपने देखना है कि यूपीएससी में आपका मन है, यूजीसी नेट में आपका मन है, एसएससी फील्ड में जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट सेट करना है। और एक बार टारगेट सेट करने के बाद आपको जी जान से उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने स्टार्ट कर देने हैं। अच्छा, दूसरी बात बच्चों ये भी है कि कई बार हम गोल अपने आप का सेट करने में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। तो बच्चों हमें अपना गोल सेट करने के लिए ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूशन पे देखा है कि बच्चा शुरुआत में आता है, बच्चा कहता है कि सर मुझे तो यूपीएससी निकालना है। हर चौथा बच्चा आके यही कहता है कि सर मुझे यूपीएससी निकालना है। बच्चों बुराई कुछ भी नहीं है यूपीएससी निकालने में, मगर यूपीएससी अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो? क्वेश्चन है ये। क्या आप उतना सेक्रीफाइस, उतने एफर्ट्स आप लगा सकते हो? अब कई बार होता है बच्चा आता है सर यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है। यूपीएससी के लिए वो आता है, महीना 1.5 महीना तैयारी करता है, 2 महीना तैयारी करता है, उसके बाद वो उसको लगता है कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया। तो सबसे पहले बच्चों यही है, जो गोल डिसाइड करना और उसके लिए तैयारी करना, उस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, 2 महीने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कहीं प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। कई बच्चों की थिंकिंग यह भी है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए। और जब तक आपको आपका गोल हासिल नहीं होता, आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी जाके आपको आपका लक्ष्य जो है हासिल होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है बच्चों कि यूपीएससी आपकी ड्रीम जॉब है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उस ड्रीम जॉब को चेज करने के लिए, उस ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस है, जो मेहनत है, आपको उस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा बच्चों, बच्चे आते हैं सर हमें तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तैयारी करने के बाद उसको लगता है कि नहीं, ये मेरे टाइप की जॉब नहीं है और मुझे लगता है कि मैं इसको हासिल नहीं कर पाऊंगा। और 6 महीने पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करने के बाद उसको लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो था कि मैं एसएससी की तैयारी कर लेता या मैं बैंकिंग लाइन में चला जाता। फिर वो वहां से 6 महीने इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा यू टर्न लेता है। यू टर्न लेने के बाद दोबारा वो आता है एसएससी में। अब एसएससी बच्चा वही एग्जाम निकाल सकता है जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, जिसका इंग्लिश में बहुत अच्छा जो है पकड़ हो। अब वो एसएससी के लिए फिर 5-6 महीने लगाता है। 5-6 महीने लगाने के बाद उसको लगता है कि यार मैंने बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया, इससे अच्छा था मैं ग्रुप बी एसएससी में ना जाके कहीं ग्रुप सी की तैयारी कर लेता। फिर वो 5-6 महीना और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो दोबारा अपने आप अपना जो गोल दोबारा से बनाता है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब बार बार यही है कि आप अपना गोल सेट करो, मगर इसमें जल्दबाजी ना करें। आप प्रॉपर एनालिसिस करें हर चीज का। आप उसके लिए इतना लेबर, इतनी पेन आप ले सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो। और अगर एक बार आपने गोल अपना सेट कर लिया, फिर आप बच्चों जी जान से लग जाओ, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। और ये मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है इस लाइन में, जिस बच्चे ने भी शिद्दत से मेहनत की है, उस बच्चे ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 ज्वाइनिंग लेटर्स दिखाए कि सर मेरा एसबीआई में भी हो गया, सर मेरा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भी हो गया, मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हो गया, अब मैं ज्वाइन कौन सी पोस्ट करूं। तो बच्चों मेहनत कभी खाली नहीं जाती, मगर तरीका यह है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो ये है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कई बच्चों को लगता है कि नहीं हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, मगर जब तक बच्चों आप प्रॉपर टाइम को मैनेज करके या टाइम की या टाइम की इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए कई बच्चे क्या करते हैं कि चलो एक दोस्त ने कहा यार घूमने चलते हैं, हाँ हाँ चलो चलो मैं भी चलता हूं, और पता चला 3-4 दिन वो घूम के आ गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, चले गए, कोई टाइम टेबल नहीं था, अचानक किसी दोस्त ने कहा यार शादी में चलना है, चलो ठीक है चल पड़ेंगे, वो चले गए। वहां पे क्या हुआ, उसने अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम था, जिस जिस टाइम की बदौलत वो अपना करियर बिल्डअप कर सकता था, वो उसने खराब कर दिया। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और टाइम मैनेजमेंट बनाते वक्त हमें कई चीजों का ध्यान रखना है कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों क्या नहीं करनी चाहिए वो ये है कि हमें ज्यादा दोस्ती डेवलप नहीं करनी कि 8-8 10-10 दोस्त हो गए, उनके साथ घूमा फिरा, उस टाइम का कोई हमने जो है यूज नहीं किया। आजकल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव होना अपना जो है प्रीशियस टाइम को गंवाने वाली बात है सर। जो टाइम हम अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं वो हम कुछ इस टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करके अपने टाइम को खराब कर देते हैं। तो बच्चों हमें इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और हमें क्या चीजें करनी चाहिए वो ये है कि हमें हर उस छोटी से छोटी चीज को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए जो आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करे। सपोज मुझे लगता है कि भाई मुझे कल को अपना रिटर्न क्लियर करके मुझे अपना इंटरव्यू देना है यूपीएससी का, तो मुझे जो है मेरा कम्युनिकेशन स्किल मेरा अच्छा होना चाहिए। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए आप कुछ कोर्सेज है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्सेज हैं, लैंग्वेज पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उन चीजों को आप डेवलप करें ताकि कल को आपका जब रिटर्न क्लियर हो, रिटर्न क्लियर होना बहुत आसान बात नहीं बच्चों, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। जब आप इतनी मेहनत करके एक एक 1.5 2 2 साल इन्वेस्ट करके आप अपना रिटर्न क्लियर करते हो यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होना एक आसान बात नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत समय चाहिए बच्चों। तो अपनी जॉब की तैयारी करते करते आप इन चीजों को अपनी लाइफ में एड ऑन कर ले। दूसरी बात बच्चों, जब भी आप अपना गोल सेट करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप एक टाइम पे एक ही टारगेट बनाएं। ऐसा ना बनाएं कि चलो मैं सीडीएस का एग्जाम भी दे लेता हूं और ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप डी का तो मैंने भर ही रखा है। बच्चों सीडीएस का जो एग्जाम है वो क्लास 1 जॉब है, और जो ग्रुप डी है वो क्लास 4 जॉब है बच्चों। तो एक टाइम पे आप अपना गोल एक ही बनाएं, एक ही टारगेट सेट करें, और उस टारगेट सेट करने के बाद आप ये देखें कि उसका सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस एग्जाम्स में क्या कुछ आया हुआ है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि मैं उस एग्जाम को क्लियर करूं, और इन चीजों को एनालिसिस करते हुए आप जो है उसकी तैयारी में लग जाए। अगर आप मल्टीपल ऑप्शन लेके चलते हो तो बच्चों हर एग्जाम में कुछ ना कुछ अलग आता है। अगर हम बैंकिंग का एग्जाम की बात करें तो बच्चों उसमें जो है बैंकिंग सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एसएससी के अंदर एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट है, उसके लिए अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा स्टैटिक्स में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा फिजिबल नहीं है कि आप सारे एग्जाम्स को एक साथ लेके चलो, तो आप आइदर यूपीएससी और एसएससी और यूजीसी नेट, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के आप उसमें जो है अपना सिलेबस समझें। आप ये समझें कि उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। आज के टाइम पे बच्चों सोशल मीडिया है, एंड्रॉयड फोन्स हैं, तो यूट्यूब पे भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स हैं जो अवेलेबल्स हैं।
अपनी तैयारी करते समय आप YouTube का भी हेल्प ले सकते हैं। YouTube की हेल्प लें, आप उसमें पढ़ें, आप करियर गाइडेंस प्रोग्राम है उन चीजों को भी आप देखें, बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल वीडियोस देखें जिससे आप इंस्पायर हो, और इंस्पायर होने के बाद आपको लगे कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से ही मेरे को जो है नौकरी मिलेगी। अलग अलग यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियोस देखें तो अलग अलग टीचर्स के वीडियो ना देखें बच्चों, क्योंकि मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स में जैसे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के लिए अलग ट्रिक है, अलग मेथड है। जब आप अलग अलग टीचर्स के वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हर एक टीचर का कराने मेथड जो है, क्वेश्चंस कराने का जो मेथड है वो अलग है, अलग कंसेप्ट है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर जिसका आपको समझ में आ रहा है उसको आप फॉलो करें और कंसेप्ट को सीखें अच्छे से। कंसेप्ट सीखने में जितना भी समय लगे कोई बात नहीं, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 8 महीने लगे, कोई बात नहीं, मगर जब बच्चों एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। और प्रैक्टिस जब आपको कंसेप्ट अच्छा होगा तो प्रैक्टिस में आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चों पेपर आपके बार बार क्लियर ही होते दिखाई देंगे आपको। और जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें आप अपनी खुद की रणनीति बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद डेवलप करें। कई बार होता है कि चलो मेरा मान लो स्ट्रांग हैंड है मैथ्स और मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो खुद की आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैथ्स में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, रीजनिंग में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, जीके में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा सा कम भी करूंगा तो वो चीज बाकी सब्जेक्ट्स में कंपनसेट हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो बच्चों आपको इंग्लिश पे भी काम करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में अगर आप एवरेज हो चलेगा, मगर एक सब्जेक्ट आपका पेट जरूर होना चाहिए, और वो हर बच्चे का होता भी है। और वो पेट ऐसा है कि आप उसमें इतना अच्छे हो, इतने अच्छे कि आप उसमें 90% तक स्कोर कर पा रहे हो। 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं और चारों आपके एवरेज हैं तो बच्चों पेपर क्लियर नहीं होगा। एक पेपर आपका जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, कहीं वो मैथ का हो। क्योंकि मैंने ये देखा है बच्चों, जब बच्चे आते हैं गांव साइड से वो कहते हैं सर हमारी इंग्लिश कमजोर है। कोई बात नहीं बच्चे, इंग्लिश कमजोर है तो कोई बात नहीं, मगर मैथ्स कैसा है आपका? हाँ सर मैथ्स ठीक है, मैथ्स पे काम करो आप। और ये हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसकी जीएस पे कमांड अच्छी मिलेगी। कोई बच्चा अगर नॉन मेडिकल साइड से है उसकी मैथ्स पे भी कमांड अच्छी मिलेगी, उसकी इंग्लिश पे भी कमांड अच्छी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, हर बच्चा अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाए। स्ट्रेटेजी बनाओ कि एग्जाम में क्या कुछ आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 100 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, तो मैथ्स को आप एक मतलब बहुत अच्छा बनाओ ताकि एग्जाम आपको क्लियर करने में ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। कई बार ऐसा होता है बच्चों हमारी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं होती, हमने बनाई तो, मगर स्ट्रेटेजी बनाई और मैंने देखा स्ट्रेटेजी बनाने के बाद मैंने उस स्ट्रेटेजी के तहत मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं बच्चों, अगर ऐसा भी होता है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलें, आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी बनाएं, दूसरी से भी नहीं होता तीसरी बनाएं, मगर आप अपना गोल चेंज ना करें। क्योंकि हो सकता है बच्चों एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई, हो सकता है वो रास्ता आपने गलत पकड़ लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका गोल ही गलत है। रास्ता गलत पकड़ा तो बच्चों आप अगली बार स्ट्रेटेजी दूसरी बनाइए। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बच्चा है पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है, बात पूछा उससे कितना टाइम हो गया, सर 2 साल हो गए तैयारी करते हुए।
2 साल हो गए, पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा? पता चला बच्चा पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, मगर जहां पे बात आई प्रैक्टिस की या उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की, प्रैक्टिस सेट लगाने की, वो बच्चा नहीं लगा पाया। जब तक बच्चों आप पढ़ते जाओगे और आप ये नहीं देखोगे कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में स्टोर कितना हुआ और उसको मैं पेपर पे कितना सॉल्व कर पा रहा हूं, जब तक आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आप कितनी स्ट्रेटेजी बना लो बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हर बच्चे की अपनी अलग स्ट्रेटेजी है, तो आप स्ट्रेटेजी पे काम करें। और अगर किसी वजह से स्ट्रेटेजी आपकी पहली नंबर की स्ट्रेटेजी काम नहीं देती, आप दूसरे पे काम करें, दूसरे पे नहीं देती तीसरे पे काम करें, तीसरे पे तो बात बनेगी ही बनेगी बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों ये है, कई बार जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा बड़ा प्रेशर में होता है, आता है और कहता है सर मेरे घर वालों ने तो मुझे 1 ही साल का टाइम दिया है और वो ये कहा है कि 1 साल में तेरी नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो तेरी शादी कर देंगे। अब बच्चों यूं सिर पे तलवार रख के अगर तैयारी करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपके दिमाग में प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। 1 साल में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1.25 साल में हो जाएगा, 1 साल 2 महीने में हो जाएगा। तो बच्चों प्रेशर किसी भी तरीके का दिमाग पे नहीं होना चाहिए। कई बार लड़के यूं कहते हैं सर मेरे पास तो घर वालों ने बोला 6 महीने का टाइम है, इसमें अगर आपकी नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ लेना, किसी फैक्ट्री में चला जाना। बच्चों आपको ये समझना होगा आज का जो टाइम है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वैकेंसीज निकलती हैं 322, एप्लीकेंट है लाखों बच्चे, पेपर देने जाते हैं कई हजार बच्चे। सिलेक्शन उसी का होगा जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है और वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है जब तक उसको नौकरी हासिल नहीं होती। तो कोई टाइम बाउंड करके नौकरी नहीं ले सकते कि आपके पास 6 ही महीने हैं, 6 महीने में अगर आपकी नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं तो आप किसी फैक्ट्री में जाने लग जाओ। कई बार पेरेंट्स भी ये बात कह देते हैं। तो बच्चों उन बातों को आपने समझना है और अपने पेरेंट्स से भी डिस्कशन करना है कि टाइम बाउंड होने से बात नहीं बनेगी। तो प्रेशर किसी भी टाइप का ना हो बच्चों, आप जब तैयारी करें जितना रिलैक्स होकर आप अपनी तैयारी करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना दिमाग आपका पॉजिटिव रहेगा और उतने ही पॉजिटिव आउटकम निकलेंगे उसके। स्ट्रेस लेके कभी भी जो है एग्जाम क्लियर नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं और छोटे छोटे गोल्स बनाने के बाद उसको अचीव करने की कोशिश करें। कोई कमी रह भी जाती है तो दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है बच्चों। आपने मान लो छोटा गोल ये बनाया कि मैं 6 बजे उठता हूं तो मुझे कल से 4 बजे उठना है, कोई बात नहीं, आपने अलार्म लगाई, अलार्म लगाई आपने, 4 बजे नहीं उठा गया, कोई बात नहीं बच्चों, आज नहीं उठा गया, अगली बार फिर आपने कोशिश करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में एड ऑन करोगे इसके रिजल्ट आपको बड़े मिलेंगे। छोटा इनिशिएटिव लिया कि मैं पार्टीज है, मैं जो है फंक्शंस वगैरह में अवॉइड करूंगा घूमना। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप छोटा छोटा गोल सेट करें इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें सर बच्चों। और जब छोटी 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 चीजें होंगी ना, जब काफी टाइम हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी चीजें बन जाएंगी। कोई भी चीज जब शुरुआत करते बड़ी छोटी सी लगती है, मगर जब उसका रिजल्ट आता है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आता है। तो आपको अपने गोल्स
डेली के छोटे 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 आपने एड ऑन करने हैं बच्चों, उसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आपका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा अहम रोल है। इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। जो भी आपने पढ़ा डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट लगाओ। अब जैसे बच्चों रामायण आई थी, रामायण देखी भी आप सबने, तो औरतों ने भी देखी। अब रामायण देखी, रामायण पढ़ी भी है लोगों ने, मगर जो रामायण के अंदर जो सीख दी गई है वो किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से ही क्या है, कई बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सास बहू के आपस में झगड़े हुए। तो बच्चों देखना सबको अच्छा लगता है, मगर उसको इंप्लीमेंट अपने ऊपर कोई करके खुश नहीं होता, क्योंकि मुश्किल है वो। तो सेम चीज बात यही आ रही है, आपने जो पढ़ा है उसको आपने इंप्लीमेंट जरूर करके देखना है। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप जो है सरकारी नौकरी के पास नहीं पहुंचोगे। बच्चों आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते वक्त जो है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। पॉजिटिव इन द सेंस, पॉजिटिव इन द सेंस कि अभी आपने देखा भी होगा बच्चों, कोविड का टाइम चल रहा है। कई बच्चों को ऐसा लगा कि हमारा एग्जाम अभी होना था हरियाणा का, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, और पता चला एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। अब जो बच्चा 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहा है और उसको पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, एक बार बड़ा खराब लगता है, यार 1 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, और अब मेरा एग्जाम होना था मगर पता चला कि एग्जाम जो है पोस्टपोन होने से मन टूट गया मेरा। तो बच्चों हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। कोई बात नहीं, ये आपके लिए अकेले नहीं हुआ, ये सब बच्चों के लिए हुआ है। एग्जाम पोस्टपोन केवल आपके लिए नहीं हुआ है बच्चों, वो सबके लिए हुआ है। तो जो सिचुएशन है वो सबके लिए है, अच्छी है तो भी सबके लिए है, बुरी है तो भी सबके लिए है। तो किसी भी इस टाइप की चीजों से आपने अपने आप को जो है नेगेटिव नहीं मानना, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप इसको पॉजिटिवली सोचो। अगर आपका एग्जाम एक्सटेंड हो गया है तो आप ये सोचो कि आपको बहुत सफिशिएंट टाइम और मिल गया कि आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छा करें, आप और मॉक टेस्ट लगाएं, आप और टॉपिक्स देखें जो आपसे छूट गए थे। तो हर चीज में आप पॉजिटिविटी ढूंढने बच्चे, ना कि नेगेटिव। कोरोना था, कॉलेज बंद हो गए, कोई बात नहीं, कॉलेज बंद हो गए तो क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन आप ज्वाइन करो, बुक्स आपके पास है, घर पे पढ़ो। तो बच्चों हर सिचुएशन में आपने पॉजिटिव ही रहना है। कोरोना आया है वो सबके लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं है। कोरोना के बाद क्या वैकेंसीज नहीं आएंगी, या क्या जॉब फिल नहीं होंगी? सब होंगी। क्या एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे? सब होगा। मगर जो कोरोना टाइम में अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखा है जिस बच्चे ने, जैसे ही कोरोना वाली सिचुएशन खत्म होगी, एग्जाम्स होंगे, पेपर कंडक्ट होंगे, वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जिसने कोरोना टाइम में अपने आप को मेंटली और फिजिकली साउंड रखा। प्रॉब्लम उसके लिए भी आई थी, प्रॉब्लम एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी आई थी, मगर उस बच्चे ने उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढी और अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, जिसका रिजल्ट ये है उसका सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा नेगेटिव फील करके आधे रास्ते से वापस चला गया, उसके लिए बच्चों बहुत भारी नुकसान रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों, आपने हर सिचुएशन में अपने आप को जो है पॉजिटिव ही रखना है। नेगेटिव वाइब्स आए उसको आपने जो है कट आउट कर देना है।
दूसरी बात बच्चों, कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब बच्चा नया नया तैयारी करने के लिए आता है, वो इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है कि वो, सर मुझे बुक्स के नाम बता दो। मैंने बता दी, किसी और से पूछ लिया, सर बुक्स के नाम बता दो, एक दो बुक्स और भी ले ली, 8-10 बुक्स इकट्ठी कर ली, और पहली बुक में से भी कुछ ही पढ़ा, दूसरी बुक में से भी कुछ ही पार्ट पढ़ा, तीसरी बुक में से भी कुछ ही पार्ट पढ़ा, और कुछ कुछ पार्ट करते पढ़ते 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 ये पता चला कि अभी भी मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा। बच्चों ऐसे नहीं होगा। आप अपने टीचर से बात करके बढ़िया राइटर्स की जो बुक्स हैं उनको आप लें, और उस बुक को थोरली, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ें, और अच्छे तरीके से पढ़ के उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। जब तक वो बुक पूरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी जाती है, आपने दूसरी बुक्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारी आदत ये होती है कि किसी भी किताब को हम अच्छे से नहीं पढ़ते। तो कुछ ही बुक्स पढ़े, मगर वो अच्छी बुक्स पढ़े जिसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा हो, और उसको इतना अच्छा से आप तैयार कर ले बच्चे, आपको नंबर ऑफ बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट सब में वही है। दूसरा बच्चा, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे में पेशेंस की, मैंने ये देखा है कि कमी बड़ी होती है कुछ बच्चों में। कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, आप जो है जोमेटो में चले जाओ, जोमेटो में नौकरी मिल रही है। आप अमेजन में चले जाओ, अमेजन में नौकरी मिल रही है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में चले जाओ, वहां नौकरी मिल रही है। बच्चों जो ये टाइम होता है ना, इसको आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, और जब तक आपको आपकी जॉब नहीं मिलती, डिजायर्ड जॉब, आपने उसके पीछे एफर्ट्स कंटिन्यूसली लगाते चलना है। पेशेंस लूज होने नहीं देना, ठीक है ना बच्चों। तो पेशेंस आप में होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए, आपने उसका बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट भी नहीं करना, और उसको जो है आपने मतलब जो है पॉजिटिव वे में ही लेके चलना है। जिस बच्चे में पेशेंस है, सही समय पे जब आपकी सही तैयारी होगी, आप नौकरी ले जाओगे बच्चों। कई बच्चों का मानना ही होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, मगर मैं तैयारी कब से करूं। कुछ लोग तो ये मन बना के चलते हैं कि चलो नया साल आ रहा है, नए साल पे नया रेजोल्यूशन बनाऊंगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। नहीं बच्चों, ये सिर्फ बातें कहने की हैं। अगर आपको वाकई में नौकरी लेनी है, वाकई में आप चाहते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो जो तैयारी का बेस्ट डे है वो आज है। आपने ये बात कल पे भी नहीं सोचनी। अगर आप मतलब वाकई में सीरियसली अगर आप चाहते हो, तो जो भी टाइम है वो आज का ही है। अभी जो कुछ करना आज से और अभी से ही आपने पढ़ना चालू करना है। वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि नया साल आएगा नया रेजोल्यूशन बनाएंगे, या चलो यार कोई बात नहीं 5-7 दिन घूम आता हूं और घूमने के बाद जो है ना मैं नया अपना रेजोल्यूशन बनाऊंगा और 5-7 दिन बाद पढ़ना चालू कर दूंगा। नहीं, अगर स्ट्रिक्टली आप सीरियसली और स्ट्रिक्टली अगर आप चाह रहे हो नौकरी, तो आपको आज से ही उसकी नींव डालनी पड़ेगी, आज से ही पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। इसका कोई और अलग ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो जो कुछ है आज से ही, अभी से ही, क्योंकि कल किसी का नहीं आता, मैंने देखा है। दूसरी बात यह है बच्चों, जब भी आप अपनी तैयारी करें, मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, जब भी आप ये तैयारी अपनी चालू करें तो आपको अपना 100% देना है एक ही बार में। ऐसा नहीं कि ये बुक है, इसको मैं 5 ईयर प्लान बना रहा हूं। 5 ईयर प्लान से बात नहीं बनेगी बच्चों। आपने जब तैयारी की है तो आपको अगर एग्जाम में अगर आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो चारों पे आपने एक ही बार में अपना 100% देके उसकी तैयारी करनी है, ना कि 20-20% आप 5 साल दो और बाद में पता चलता कि नहीं यार नहीं हुआ मुझसे। 20-20 करके 5 साल में आपने 100% तो दिया, मगर वो आपका रिजल्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
तो जब भी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये क्लियर रहे कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। मुझे जो कुछ अपना मैथ्स में बेस्ट देना तो आज ही देना है, इंग्लिश में बेस्ट देना तो मुझे आज ही उसकी शुरुआत करनी है, रीजनिंग में बेस्ट देना तो मुझे आज ही करना है। और लास्ट पॉइंट ये है बच्चों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कि आपको आपका टाइम टेबल बनाना है और उसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिस पे आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। बिना इन चीजों के जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कतें बहुत आएंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है बच्चों, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और अगर कोई बच्चा कोई क्वेरी करना चाहता है, किसी के कोई डाउट है तो वो मुझसे डाउट ले सकता है बच्चों। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को जो है रिजॉल्व करने की। अमरदीप सर, हाँ, बच्चे अगर कोई डाउट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हैं उसको। सभी विद्यार्थियों के लिए एक तरह से ये सवन अवसर है। अगर आपके, क्योंकि हमें इन बातों के लिए सीखने के लिए हमें सर बच्चे यहाँ पे बहुत झिझक करते हैं, पूछेंगे नहीं, तो अब तक लोड में आया हुआ सुन है। तो लेंगे। लोड से क्या मतलब, सबके पास ऑनलाइन आया हुआ है। हेलो सर। तो आपके पास आप पूछो इस बेटा। प्रकार का भी सर लगता है कि डाउट जी है, पूछिए प्लीज। मुझे इस बात क्लियर नहीं सर है, मैं ये पूछ रही तो थी, आप अगर उनसे हम पूछ सकते बैंकिंग और एसएससी के एक साथ करते हैं तो उनके एक साथ करनी ठीक है, या उसमें से एक ऑप्शन ले, सिर्फ बैंकिंग या एसएससी? बच्चे यहाँ पे मोनिका, वैसे तो देखो, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ना तो बेस सेम है हर चीज का। इंग्लिश बैंकिंग में भी आती है, एसएससी में भी आती है। मैथ्स इंग्लिश में भी आती है, बैंकिंग में भी आती है। रीजनिंग इंग्लिश एसएससी में भी आती है, बैंकिंग में भी आती है, और जीके भी। मगर अगर मैं कुल एनालिसिस करूं तो 80% सिलेबस मोनिका सेम है इनका, एसएससी का भी और बैंकिंग का भी। तो आप दोनों को कॉमन लेके चल सकते हो, उसमें खास दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देते हो तो आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आता है बैंकिंग अफेयर्स का, जिसमें बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा और तैयार करना पड़ेगा, वो है जीएस, जनरल स्टडीज, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये चीजें आएंगी। बाकी सिलेबस सेम है, तो दोनों को आप साथ में रख के भी चल सकते हो, उसमें कोई खास इश्यू नहीं है। सर जैसे मैथ का देखते हैं तो बैंकिंग में अर्थमेटिक ज्यादा आते हैं और जो एसएससी है उसमें एडवांस मैथ ज्यादा आता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप मोनिका। अब अगर हम बात करते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेटिव ज्यादा आते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा होती है। और एसएससी जो है, एसएससी में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेटिव वाइज तो इतने ज्यादा नहीं होते, मगर वो कंसेप्चुअली बड़े स्ट्रांग होते हैं। मेरे कहने का मतलब है टॉपिक सेम है, मगर जो बैंकिंग वाला पार्ट है उसमें कैलकुलेशन को लेके ज्यादा है, टॉपिक सेम है दोनों में। और एसएससी है, एसएससी में जो कंसेप्चुअली क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते हैं। तो जब आपने एक टॉपिक तैयार करना ही है, सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस आप मैथ्स के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप उसको टाइप्स कोई भी नहीं छोड़नी। जब वो एसएससी का एग्जाम आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेटिव होगा तो वो बैंकिंग में आ जाएगा, और कंसेप्चुअली होगा तो वो एसएससी में आ जाएगा। टॉपिक जब आप तैयार करोगे तो आपको सारा ही करना पड़ेगा एक बार। सर जैसे जीए देखते हैं तो जो बैंक की जीए वो ज्यादातर करंट अफेयर और जो इकोनॉमिक्स बिल्कुल है, रिलेटेड होती बिल्कुल। है, और सर हाँ जी। एसएससी की जीए तो बहुत वास्ट हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड का भी सब कुछ आता है सर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंडिया का भी होता है। ये तो मैंने बताया भी मोनिका कि अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस अगर आप बैंकिंग की करोगे तो आपको हार्डली 6 महीने की, हार्डली मतलब वैसे तो 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स आता है, बैंकिंग टर्म्स आती हैं। और अगर आप
एसएससी की बात करते हो तो जीएस है ना, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें तकरीबन आपको मतलब 6-7 महीने लग जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाला पार्ट थोड़ा सा वास्ट है एसएससी में, और जो बैंकिंग वाला है वो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट को लेके ही है। तो एक एक सब्जेक्ट ये एक्स्ट्रा है, बाकी जो मैथ्स है, इंग्लिश और रीजनिंग वो सब में कॉमन है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम मोनिका। पूछो बच्चों, और कोई? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सर मुझे एक ही बात पूछनी है कि मतलब आपने वैसे तो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करने के बाद भी ना कंसंट्रेशन एक जो होती है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाते। तो उसके लिए सर कोई गुरु मंत्र या कुछ ऐसा हो कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मैम एक तो यही है कि मतलब जो है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हर सिचुएशन में, बहुत जल्दी हराश नहीं होना है, और जो है हमें अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। कहने का मतलब है टाइम खराब ना हो, क्योंकि ये टाइम की कीमत जब समझ में आती है, जब टाइम हमारे हाथों से जा चुका होता है। तो जब भी तैयारी करें, ऐसा नहीं है कि आपने 8 से 10 घंटे पढ़ना है। आप जब भी पढ़े ना, आप चाहे 3 से 4 घंटे पढ़ो, वो सफिशिएंट एग्जाम निकालने के लिए, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, ना कि क्वांटिटी पे ये ध्यान दिया जाए कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ा है। और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी खराब ना हो। तो इस तरीके से मैम थोड़ा सा मतलब जो है मतलब इस चीज पे एनालिसिस करके जो है यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। सर ये ठीक है, जैसे आपने बोला कि टाइम टेबल भी बहुत बनाए जाते हैं, मतलब पर वो बिल्कुल ना टीचर से मैम। नहीं हो पाता। ये मैम मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे टारगेट्स आपने करने हैं, पुट ऑन करने हैं अपनी लाइफ में। आप ज्यादा बड़ा टारगेट मत बनाओ कि यार मेरे को यूपीएससी निकालना, कोई बात नहीं, यूपीएससी पे भी जाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप चलो। तो शुरुआत ऐसी करो कि भाई मेरे को डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अगर आप 3 घंटे भी ज्यादा लग रहे, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा शुरुआत कर लो कि मेरे को एक छोटा सा टारगेट मैंने बनाया कि मुझे 1 ही घंटा पढ़ना है बस। तो 1 घंटा पढ़ो, धीरे 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 जो है उसकी खुराक जो है, डोज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि एकदम जब हम अपना टारगेट बढ़ा कर लेते हैं ना, तो उसको अचीव करना थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, और कहीं ना कहीं हम गिव अप कर जाते हैं, यार ये हमसे हो नहीं पा रहा। तो जब भी कोई चीज आप टारगेट सेट करो, आप गोल सेटअप करो, तो उसको बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करो। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं 6 बजे उठने की आदत है सपोज करो मेरी, तो ज्यादा बड़ा नहीं कि आपको 3 बजे उठना है, आप 1 घंटा पहले आप माइंड मेकअप करो कि मुझे 1 ही घंटा पहले उठना है। और इस तरीके से छोटे छोटे गोल आप एड ऑन करोगे ना, तो उसमें आपको जब 6 महीने बाद आप अपने ऊपर एनालिसिस दोबारा करोगे, तो आपको दिखेगा कि जो 6 महीने पहले आपकी परफॉर्मेंस थी और जो 6 महीने बाद है, उसमें काफी आपको जो है मतलब जो है फर्क दिखाई देगा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। और कोई स्टूडेंट है बच्चा जो पूछना चाहता है, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो? सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी। सर जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के हमें मतलब कितने टाइम बाद जो मॉक है वो ट्राई करने चाहिए? क्योंकि जैसे क्या होता है स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो नंबर होते हैं वो बहुत कम आते हैं मॉक में, तो सर उससे बहुत मोरल डाउन जाता है। तो सर कितने टाइम मतलब एक नोबल टाइम है कि भाई इसके बाद आप स्टार्ट करो? मोनिका, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मगर मेरा मानना ये बच्चे, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। सपोज करो अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक टॉपिक को 1 दिन में खत्म कर देता हूं, एक बच्चे की कैपेसिटी है वो उसी टॉपिक को 4 दिन में खत्म करता है। तो टाइम बाउंड को लेके मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा, जब आपको लगे कि जो आपका सिलेबस है एग्जाम का वो 80% आपका अचीव हो गया है, 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और उस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ठीक ठाक ही आएगा। और ठीक ठाक आने के बाद जब 80% से सिलेबस आपका 100% तक पहुंचेगा, तो आपका मॉक टेस्ट में भी जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, जिससे आपका जो है एंथुसियाज्म बढ़ेगा, ना कि घटेगा। जब हमारा
सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नंबर आते हैं जैसे कि भाई 200 में से मान लो आगे मेरे 46, तो बच्चे को लगता है यार मैं तो इतने टाइम से पढ़ रहा हूं और मुझसे हो कुछ भी नहीं रहा, इससे बेटर तो है तू पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरी लाइन पकड़ ले। तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सही समय है वो ये है जब आपका सिलेबस तकरीबन 80% हो जाए तो आप मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट आप दे सकते हो। और मोनिका मैं आपको ये बात और कहूंगा, जब आप मॉक टेस्ट दो ना, मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए या आपको नहीं आए, उन क्वेश्चंस को आपने जब तक वो क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर नहीं हो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपने नहीं लगाना। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपने लगाना जब भी है जब आपके पहले मॉक टेस्ट के सारे डाउट्स खत्म हो चुके हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क दिखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना उसमें हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में से 3 क्वेश्चन आ रहे तो 3 ही आएंगे। तो जब आपने वो 3 वाले डाउट्स ले लिए, जब अगली बार आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि जो पहले पेपर में डाउट थे उसी की एक या दूसरी टाइप जो है दूसरे पेपर में आई थी, तो अगली बार आपका स्कोर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये है मुझे। ठीक है सर। सर एक बात और थी, जैसे अब कॉलेज, अब तो वैसे ऑनलाइन है क्लास, लेकिन सर कॉलेज के साथ उसको मतलब कैसे हम मैनेज करें अपनी प्रिपरेशन को? कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपना जो है टाइम सेट करो। 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अब पूरा दिन तो आप कॉलेजेस के जो है स्टडी नहीं करते होगे, तो कॉलेज वाला जो तैयारी है उसको आपने पैरेलल लेकर चलना है बच्चे। सबसे पहली बात तो ये, किसी को आपने गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। और जब मान लो आप कॉलेज का जो काम है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी आप लगाते हो, तो इनिशियली आप जो है 1.5 से 2 घंटे से आप शुरुआत कर सकते हो इसकी, और बाकी जो टाइम है उसमें सोना खाना पीना सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसके पास भी 24 ही घंटे है मोनिका, आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। वो डिपेंड ये करता है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि हर घर का अलग सिचुएशन होती है। तो आपने पैरेलल लेकर चलना है दोनों को, आपने कोई चीज स्किप नहीं करनी, छोड़नी नहीं है आपने। ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। हेलो सर। हाँ जी सोमवीर। सर जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। जो हमने पढ़ नहीं रखे? नहीं पढ़ रखे होते हैं। अच्छा ठीक है। वे भी गलत हो जाते हैं, थोड़ी जल्दबाजी के कारण हो जाता है और थोड़ा माइंड में ज्यादा प्रेशर रहता है उसके कारण हो जाता है। सोमवीर, इसकी 2 कारण है मेन। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपने प्रैक्टिस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया। हो सकता है आपने टाइम दिया हो, मगर जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं दिया। क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है ना, जब ही हमसे इस टाइप की गलतियां होती हैं कि पेपर आता आता भी हमसे गलत हो जाता है, क्वेश्चन आता आता भी हमसे रह जाता है। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है तो इस टाइप की गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, तो वो माहौल हमारे लिए नया होता है जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगाता। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, तो जो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में होनी होती है वो मॉक टेस्ट लगाते वक्त ही हो जाती है। तो कहने का मतलब है, एक तो जो है आपका प्रैक्टिस सेट्स आपने ज्यादा लगाने हैं, ठीक है, और जो है दूसरा आपने जो है टेस्ट सीरीज वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से करनी है। और कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपने ये नहीं करना कि एक पेपर कंप्लीट कर दिया, इसमें 3 क्वेश्चन रह गए, नहीं, उसको आपने अच्छे से उसके डाउट्स लेके आपने नेक्स्ट पेपर करना है। ओके सर। और सर ये जो HSC है जो हरियाणा में पेपर कंडक्ट कराती है, इसका सर ये भर्ती करने का प्रक्रिया सही नहीं है, इसको कैसे? सोमवीर, इसमें तो देखो मैं आपको एक ही बात फिर कहूंगा बच्चे, आपने पॉजिटिव ही रहना है। जो गवर्नमेंट है उनका अपना तरीका है उस चीज को टैकल करने का, उसके बारे में तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगा सोमवीर, और ये 100% कंफर्म है, आप अपनी तैयारी बढ़िया रखना, ठीक है। पेपर पोस्टपोन्ड हो, तरीका गलत हो, तरीका सही हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपनी तैयारी बढ़िया रखना। जब भी एग्जाम होगा
और आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी सीट आप ही को मिलेगी, कोई और नहीं ले जा सकता। ठीक है ना? तो आप इस चीज को लेके जो है पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं। कई बार हो जाता है कि चीजें थोड़ी सी जो है हौच पौच हो रखी हैं, मगर बच्चों मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे सेंटर्स पे जो बच्चे आते हैं उसमें से 80% बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली ही अटेम्प्ट में नौकरी लगी हैं और फाइनेंशियली साउंड ना होने के बावजूद भी जो है एक अच्छी जगह पे उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी अच्छी नौकरी हासिल कर रखी है। तो ये अलग चीज है कि पेपर क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा या अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम अपने पे काम कर सकते हैं। तो आपने अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी है सोमवीर कि जब भी पेपर हो, चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, आपका पेपर जैसे ही अटेम्प्ट होता है इतनी अच्छी तैयारी हो कि आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो अपने आप को आपने इस तरीके से जो है अपने माइंड को मेकअप करके चलना है। ठीक है जी, अपने पे काम करना आपने। ओके सर, ओके, थैंक ओके जी। बिल्कुल सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के अंत में हम अंतिम पड़ाव की तरफ जाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे हैं, जिससे एक नया मतलब उनके अंदर ऊर्जा आने की संभावना मैं मानता हूँ। और खासकर मोनिका और सोनी थैंक्स 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 अमरदीप। ये मतलब एक तरह से लगता है कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। महाविद्यालय और में मैं आपके 11 सुदूर से भविष्य की कामना 18 करता हूँ। जनवरी तक और जो कार्यक्रम के अंत में वर्कशॉप हमारे का प्रावधान महाविद्यालय की किया गया है वरिष्ठ एनएसएस और एसोसिएट प्लेसमेंट प्रोफेसर सेल के रमन तत्वाधान तलारी में, से मैं आग्रह उसका करूंगा आज ये कि आज के सेकंड डे कार्यक्रम है। के लिए वो कल का हमारे जो मुख्य लेक्चर अतिथि जो हैं था उनका वो धन्यवाद युवाओं पर ज्ञापित था, करने का। क्योंकि कल विवेकानंद जयंती भी थी। आज जो सबसे पहले हमने या प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज हमारे जो हैं डॉक्टर अमरदीप जी ने यही लेक्चर सबसे पहले करवाया, जिससे कि बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किस दिशा में जाना है उसके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है और वो कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा यूजफुल जो लेक्चर था वो आज हमारा हुआ है। और आज के हमारे जो एक्सटेंशन लेक्चरर जो देने आए हैं, फाउंडर ऑफ कैरियर हाइट कोचिंग सेंटर रोहतक से, कोचिंग एकेडमी है रोहतक में, ये फाउंडर ऑफ कैरियर हाइट्स डॉक्टर संदीप भारद्वाज जी और डॉक्टर अमरदीप जी इंचार्ज प्लेसमेंट सेल, और इस लेक्चर से जुड़े सभी मेरे साथीगण और मेरे विद्यार्थी। आज बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है। मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ संदीप जी का कि हमारे जो विद्यार्थी हैं ये रूरल एरिया के विद्यार्थी हैं और इनको गाइड करना जितना ज्यादा हम करते हैं वो भी कम पड़ता है, क्योंकि घर में इनको वो सिचुएशंस या वो माहौल नहीं मिल पाता है रूरल एरिया या गांव के बच्चे होने के नाते। तो हम कोशिश करते हैं संदीप जी कि कॉलेज में हम इनको इतना सही दिशा दे दें ताकि इनको और कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और हमारा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ तक कि नेट की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाता है कोर्स के साथ साथ, ताकि बच्चे, ये लोग समझते हैं कि बच्चे बाहर नहीं जाते, खासकर लड़कियों को बाहर कोचिंग में नहीं भेजा जाता, लड़के तो फिर भी चले जाते हैं। और इनकी मल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी भी दादरी तक ही दौड़ रहती है सर। और दादरी में कैसे कोचिंग सेंटर है आपको मालूम होगा ना, वहां पर इनको कुछ खास मिल पाता है और ना ही बच्चे जो है वो इतना गेन कर पाते हैं। बस पैसा और टाइम खराब होता है। पेरेंट्स जो है तसल्ली बख्श बैठ जाते हैं कि कोचिंग की फीस चली गई और बच्चा चला गया तो जरूर कुछ ना कुछ सीखता ही होगा। इसके बाहर ना वो सोचते हैं और ना ही विद्यार्थी के दिमाग में पूरे कोचिंग टाइम में ये आ पाता है कि उसकी आउटपुट क्या है। तो अभी अमरदीप जी ने बताया कि आज रोहतक ही हमारे जीसी भिरोड में आ गया है, कोई दो राय नहीं है। संदीप जी ने जो हमारे बच्चों को गाइड किया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं इनके करियर के लिए, वो मैं कहती हूँ कि थोड़े में
बहुत ज्यादा इन्होंने इतना बता दिया है, थोड़े में ज्यादा समा गया है। अगर जो विद्यार्थी 40-45 के करीब विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने भी सुना, उन्होंने मेरे ख्याल में इतना नजदीक से और इतना फेवरेबल और इनके मुताबिक जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चों का है उसके मुताबिक कभी इतना आसानी से समझाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं मिला होगा। क्योंकि मैंने ये पूरा सुना है शुरू से आखिर तक, तो मुझे लगा कि स्टेप वाइज कैसे किस एग्जाम में किस पेपर की क्या रिजेम्बलेंस है, कैसे तैयारी करनी है, सब बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। 2-3 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं सर, तैयारी तो हमारे बहुत ज्यादा विद्यार्थी करते हैं, लेकिन हर में 5-7 बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं। अब जिन 2-3 बच्चों ने पूछा है, ये हमारे वही बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करके यहीं से एमए कर रहे हैं, और इनको आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है कि बिना नौकरी के कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो हमारे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो थोड़े से आते हैं नए नए कॉलेज के माहौल की तरह से कि भाई हम स्कूल से निकल कर आए हैं और कॉलेज में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन फाइनल तक आते आते उनको समझ आ जाती है कि आगे कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो अभी से, जैसे संदीप जी ने बताया, कि टाइम मैनेजमेंट करें, अपना कोई गोल निश्चित करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं, अनुशासन में रहें, ताकि ना माँ बाप परेशान हो और ना ही आगे, क्योंकि ये टाइम तो निकल जाएगा 5-7 साल का जो है, लेकिन इसके बाद की जो दिक्कतें हैं ना वो इन विद्यार्थियों से सहन होंगी ना ही घर वालों से सहन होंगी। और वही बच्चों के जो मानसिक तनाव आ जाता है, कोई फांसी खा लेता है, कोई गोली खा लेता है, और ये बड़ी ही मतलब भयंकर सिचुएशन आ जाती है। तो बच्चों में ये कहना चाहूंगी, ना माँ बाप को परेशान करो और अपने जो भविष्य की तरफ अभी से गोल करके चलो, अभी से अपना एक उद्देश्य बना के चलो, ताकि आप अपने जीवन में सफल हों और दूसरों और को भी कुछ सिखाएं, अपने पड़ोसियों को भी। क्योंकि कुछ ही विद्यार्थी हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, और सब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य रखते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ प्रोसेस में रहते हैं, कुछ के बस की बात भी नहीं होती है। सब तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं। और सर ने अभी एक, मेरे को सर की बड़ी अच्छी बात लगी कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रवैया जिसका रहेगा, जो दूसरों में कमी नहीं निकालेगा, जो अपने आप को दूसरों से कुछ अलग नहीं समझेगा, वही कुछ हासिल कर पाएगा। ये जो बड़े बड़े आप देखोगे आईएएस के जो सिलेक्शन होते हैं और इनके इंटरव्यूज आते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना ध्यान केंद्रित करो, अनुशासन में रहो और पॉजिटिव रहो। ये 3 बातें जिसने सीख ली हैं वो किसी भी कीमत पर किसी भी टेस्ट में पीछे नहीं रहेगा। और संदीप जी ने इन सभी बातों पर बहुत ही, टाइम टेबल का भी इस बेटी ने पूछा, मोनिका ने, सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि तुम टाइम टेबल बनाओ आज और रात को एक बार सोचो कि आपने इस टाइम टेबल के हिसाब से कितना काम किया। सर ऐसा हम भी स्टूडेंट थे, हम भी बनाते थे और चार्ट बना के टांग लेते थे कि इतने इससे इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट, लेकिन कई बार क्या होता है 4 सब्जेक्ट में से 2 ही सब्जेक्ट हो पाते और 2 रह जाते, तो फिर हम सोचते कि वो 2 तो रह गए, अगले दिन फिर बनाते। तो बच्चों ये होता है, लेकिन अगर आप 100% नहीं तो 70% भी अगर आप उस टाइम टेबल के हिसाब से चल पड़ते हो तो आप कामयाब हो। और जिस दिन आप छोड़ दोगे कि भाई हमारा ये इतना रह गया, अगले दिन आपको उसकी कसक होगी कि ओहो आज तो कल से ज्यादा बेटर करना है। लेकिन एक बार दिमाग में, खासकर ये वही बच्चे करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं 10% जो सिर्फ और सिर्फ नकल बेस्ड आते हैं, क्लासों में बैठते नहीं हैं, इधर उधर उनकी कोई बदमाशी भी नहीं है, बस सारा दिन ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, उनका कोई एम नहीं है। तो ये खासकर ये लेक्चर अगर उन बच्चों ने सुना है तो मैं कहती हूँ कि बच्चों थोड़े से सुधर जाओ और अपनी तरफ देखो, अपने माता पिता की तरफ देखो और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे युवा बनो। तो एक बार फिर संदीप भारद्वाज जी का मैं तहे दिल से हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। ये आशा करती हूँ कि फिर कभी अगर हमारी कोई ऐसी वर्कशॉप होगी तो फिर हमें टाइम देंगे, हमारे विद्यार्थियों को इतनी ही अच्छी तरह से दोबारा समझाने आएंगे। थैंक यू सर। श्योर मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू अमरदीप जी। बिल्कुल। थैंक यू नीता मैडम जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में और कह सकते हैं कि
समय की मर्यादा रखते हुए आपने भी एक बच्चों के लिए संदेश दिया है। मुझे आशा है कि सभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे अपने जीवन में, और टाइम टेबल हमेशा बनते हैं, शुरुआत बस बात ये होती है कि उसको फॉलो करें सर। थैंक यू सर। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से सीखें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। मैं भी हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री संदीप भारद्वाज जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और अपना एक तरह से संदेश हमारे विद्यार्थियों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी विद्यार्थी और प्राध्यापक साथी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।